तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को वर्क से। अब बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि वर्क क्या होता है। अगर हम वर्क की बात करें तो साइंस या फिजिक्स वर्क के बारे में ये कहती है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो, लेट्स से मेरे पास ये कार्ट है और इस कार्ट के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फोर्स एफ को। तो फोर्स एफ अप्लाई करने से अगर बॉडी डिस्प्लेस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द वर्क इज सेड टू बी डन। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो या फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन में हो। अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट की आपको एग्जांपल दूं कि लेट से ये फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो किसी एक एंगल थीटा पे अप्लाई हो रही है, तो अगर ये फोर्स एफ किसी एंगल थीटा पे अप्लाई होगी तो क्या करेंगे, हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स और एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा अलोंग वाई। जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स आएगा हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एफ कॉस थीटा, और जो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई आएगा वो एफ साइन थीटा। तो इजीली आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो वर्क के फार्मूला को जब देखा जाता है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो ये सिंपलेस्ट वर्क की हमारे पास डेफिनेशन है। और अगर हमें ये वर्क की डेफिनेशन पता हो तो हम कभी गलती नहीं करते कि सर्कुलर मोशन में क्या वर्क डन जीरो होता है या नॉन जीरो होता है। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है, आप लोग क्या आंसर देंगे? क्या सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो है या वर्क डन नॉन जीरो है? इसका आंसर जीरो भी है और नॉन जीरो भी है कि वर्क डन सर्कुलर मोशन में जीरो भी होता है और नॉन जीरो भी होता है। आप उस वक्त तक ये नहीं बता सकते कि हमारे पास वैल्यू जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी जब तक आपको ये ना पता हो कि किस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। रेफरेंस जब तक हमें नहीं पता होता हम ये नहीं कह सकते कि वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है। अब इसको समझें कैसे। जब बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही होती है, लेट से ये मोशन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पर दो तरह की फोर्सेज है। एक फोर्स वो है जो रेडियल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसको सेंट्रल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। और दूसरी फोर्स जो सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई हो रही होती है जिसकी वजह से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो कौन सी फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। अब दोनों को देखें, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब हमें यह देखना है कि जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है कौन सी फोर्स उसकी डायरेक्शन में है और कौन उसके परपेंडिकुलर है। तो जब बॉडी सर्कल में रोटेट करती है अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि जो एंगल थीटा है बिटवीन टेंजेंशियल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, दैट इज 0 डिग्री। जबकि अगर आप एंगल देखते हैं बिटवीन सेंट्रल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, तो वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब एक फोर्स वो है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, एक फोर्स वो है जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। मींस सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर कि कौन सी फोर्स की बात की जा रही है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो याद रखिएगा इसका वर्क डन जीरो, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये बॉडी के पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करेगी और इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल होगा वो हर पॉइंट पे 90 डिग्री होगा। और किस फोर्स की वजह से वर्क डन नॉन जीरो है, तो दैट इज टेंजेंशियल फोर्स जो बॉडी के अंदर टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होगी जिसकी वजह से वर्क डन जीरो होगा और टेंजेंशियल फोर्स वो फोर्स होगी जिसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसी वजह से जब वर्क के फार्मूला की बात की जाती है तो वर्क के फार्मूला में एक फार्मूला वर्क इज इक्वल टू टॉ थीटा भी आता है, क्योंकि हम जब एंगुलर मोशन में बात करेंगे तो एंगुलर मोशन में टॉर्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वर्क कैलकुलेट होता है। इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स वर्क प्रोड्यूस करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं करती। तो वर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि वर्क कब होता है, जब बॉडी या तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो या बॉडी डिस्प्लेस हो फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में, और वो कंपोनेंट कौन सा हो सकता है वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। अब यहाँ पर ये याद नहीं कर लेना कि हमेशा वर्क के फार्मूला में कॉस थीटा ही आएगा। जैसे टॉर्क के केस में हमने देखा था कि एंगल डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं कि लेट से वही कार्ड जिसकी बात हमने पहले की थी जिसमें कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है।
अगर मैं इस डायग्राम में आपको कहता हूं कि ये फोर्स है और हमारे पास इस फोर्स का एंगल जो है वो वर्टिकल लाइन के साथ थीटा है और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब मुझे बताएं कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। क्या वो एफ कॉस थीटा है या वो एफ साइन थीटा है? बिल्कुल, आप लोगों का आंसर ठीक है। यहाँ जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो साइन थीटा होगा। यानी मैं अगर यहाँ पर इस डायग्राम में फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ तो मैंने वही तरीका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला, मैं इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूँ। अब ये जो कंपोनेंट है जो अलोंग बेस है ये एफ कॉस थीटा और ये जो अलोंग परपेंडिकुलर आ रहा है ये क्या है? एफ साइन थीटा। तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? तो आंसर क्या है? एफ साइन थीटा। बिल्कुल, cos 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये होगी वर्क की बात कि वर्क क्या है, कैसे कैलकुलेट हम इसको करते हैं और क्या हमेशा cos थीटा आएगा या sin थीटा आएगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्क का फार्मूला लिखता हूँ तो वर्क का फार्मूला आएगा एफ डी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो एफ कॉस थीटा है और मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर वर्क का फार्मूला लिखता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एफ साइन थीटा, जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। और जो एक स्टूडेंट ने यहाँ बात की कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए याद नहीं कर लेना कि हमेशा वर्क के फार्मूला में cos ही आता है, डिपेंड करता है हमारी डायग्राम के ऊपर कि वहाँ कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ वर्क के फार्मूलाज की, ताकि आपको वर्क के फार्मूलाज रिवाइज हो जाएं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड पूछा जाए तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें। अब फार्मूलाज को वन बाय वन देखते हैं। मैथमेटिकल रिलेशंस वर्क के, और मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा रिलेशन किस केस में यूज होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट रिलेशन जो वर्क की कई जगहों पे डेफिनेशन भी कही जाती है कि वर्क डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी, तो ये एफ डॉट डी किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। और स्पेसिफिकली ये मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन हो तो कॉस थीटा आएगा, और अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन नहीं है तो फिर कॉस थीटा नहीं आता, फिर साइन थीटा आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल की है। सेकंड, हमारा जो वर्क का रिलेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो गैसेस में यूज होता है। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, कि हमारे पास अगर गैस का वॉल्यूम चेंज होगा तो उसको प्रेशर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वर्क कैलकुलेट होता है। इसको आप डिपेंड करता है कि आप V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 वो हमारे पास आ रहा होगा कि क्या गैस कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड हो रही है, और आप उस केस में पता है आपको कि वर्क डन ऑन द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिलेशन यूज होता है। लेकिन ये रिलेशन हमारा यूज होगा किस केस में? जब गैसेस की हम बात कर रहे होंगे उनके कंप्रेशन के केस में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और इस केस में या एक्सपेंशन तब भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और ये याद नहीं कर लेना कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। इस केस में ये भी पॉसिबल है कि आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? वर्क के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन आपको यूँ ज़रूर याद रखनी है कि गैसेस के अंदर जब हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो उस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, किसी भी तरह की हमारी पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन क्या होगा? वो जीरो के इक्वल आएगा। नेक्स्ट रिलेशन, मैं वर्क का अगर लिखता हूं तो मैं इसको लिखूंगा टॉर्क की फॉर्म में। वर्क डन इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा। अब ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में अगर वर्क कैलकुलेट करने को कहा जाए, सर्कुलर मोशन के केस में, और सर्कुलर मोशन में जो डाटा आपको गिवन होगा वो किस फॉर्म में गिवन होगा वो बता दूं। उसमें आपको गिवन होगा आर, जो पोजीशन वेक्टर है या सर्कल का रेडियस है। आपको गिवन होगी टेंजेंशियल फोर्स, ऑब्वियसली अगर सर्कुलर मोशन है तो ये एंगल कितना होगा? 90। और इसके अलावा आपको गिवन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी इस फार्मूला को हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर एंगल 90 है दैट इज आर इंटू टेंजेंशियल फोर्स इंटू थीटा। तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने का ये रिलेशन होता है। और यहाँ पर एंगल जो हमने अज्यूम किया है बिटवीन आर एंड एफ वो कितना लिया है? 90 लिया।
ये उस केस में रिलेशन यूज होगा। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलें, फोर्स रिलेशन वर्क का, और ये रिलेशन मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि कहां पर यूज होगा। वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल वी यू वी इंटू कैपिटल क्यू। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज गिवन होगा, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की फॉर्म में रिलेशन फाइंड करना है तो वर्क का V इंटू क्यू होगा। यह कैपेसिटर के केस में अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा कैपेसिटर के केस में हाफ क्यू वी फार्मूला होता है, ये फार्मूला कैपेसिटर पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपने इसको कैपेसिटर के लिए लिखना है तो कैपेसिटर के लिए ज़रूरी है कि ये फार्मूला हाफ टाइम क्यू इंटू वी होगा, क्योंकि कैपेसिटर में एवरेज पोटेंशियल यूज होता है, तो ये फार्मूला कैपेसिटर के केस में यूज होगा। ये V इंटू क्यू वाला फार्मूला जो है, ये फार्मूला यूज होगा जब दो पॉइंट्स के का आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, कि लेट्स से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VA है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VB है, और आप एक चार्ज Q को इन पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाते हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है लूज कर रहा है वो बात की बात है, देखेंगे उसको, तो तब हमारा रिलेशन यूज होगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और इसको आप इन द फॉर्म ऑफ KQ/R भी लिख सकते हो, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट रिलेशन मैं अगर लिखूं यहाँ पर वर्क के हवाले से, ये भी आप देख के बता सकते हैं कि ये फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। हाफ टाइम F इंटू एक्स, हाफ टाइम F इंटू एक्स, ये फार्मूला हमारे पास यूज होता है जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे होते हैं। हमारे पास लेट से एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन या एक्सपेंशन कुछ भी हो सकता है। अगर स्प्रिंग को लेट से मैंने एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करते हुए जो ये इसकी एक्सपेंशन है वो एक्स है, तो यहाँ फोर्स अप्लाई कितनी हो रही है एफ, तो यहाँ भी फार्मूला होगा हाफ एफ इंटू एक्स, क्योंकि आपको याद है यहाँ पर भी एवरेज फोर्स यूज हो रही होती है, और ये एक्स कंप्रेशन भी हो सकती है और ये एक्स एक्सपेंशन भी हो सकती है। इसी फार्मूला को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट फार्मूला वर्क का, ये भी आप लोग मुझे देख के बता सकते हैं, हाफ टाइम एफ इंटू डेल्टा एल, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। जो 6 और 7 फार्मूला है ये मिलते जुलते हैं, और रीजन ये है कि ये फार्मूला अप्लाई आपके पास कहां पर होता है, जब हम स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। जब किसी सॉलिड के ऊपर वर्क किया जाता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए, तो तब रिलेशन यूज होता है हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, और यहां पर भी एवरेज फोर्स यूज होती है, इसलिए हाफ आपके पास इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो ये वो फार्मूलाज है जो मैंने आपके सिलेबस से लिखे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने उनसे रिलेटेड फार्मूलाज लिखे और आपको बता दिया कि कब आपका कौन सा रिलेशन यूज होना है। अगर हम वर्क के एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट आपको पता है वर्क का क्या होगा, जूल, और ये किसके इक्वल है, ये न्यूटन मीटर के इक्वल है। और अगर एसआई बेस यूनिट की बात की जाए तो एसआई बेस यूनिट का मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मीटर एंड सेकंड, तो फिर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यूनिट आपको पता है ये एनर्जी, हीट और टॉर्क इनके बेस यूनिट से मिलता जुलता है। अब नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा न्यूमेरिकल बेस, ये फार्मूलाज आपके पास सामने लिखे हुए इन्हीं से रिलेटेड, और देखिएगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। नहीं आपसे सॉल्व होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप फोर्स ऑफ, हमें फोर्स गिवन है जिसकी वैल्यू है 3I प्लस 2J प्लस 4K, और यूनिट इसका है न्यूटन, गिव्स अ पार्टिकल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इस फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है और उसकी वैल्यू है 2I माइनस 3J प्लस 5K, और ये यूनिट इसका मीटर है। व्हाट इज अ वर्क डन बाय द फोर्स, आपने वर्क डन फाइंड करना है बाय द फोर्स। जी आंसर मिलना शुरू हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20 जूल। अब 20 जूल कैसे आया, अब यहाँ पर जो वर्क का रिलेशन यूज होना है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन यूज होना है, F डॉट डी। आप लोगों को मैं याद करवाता चलूं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को जब वेक्टर्स गिवन हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास अगर दो फोर्सेस हैं या दो वेक्टर्स हैं किसी भी फॉर्म में, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मैं आपको इसको यूं लिख देता हूं कि वेक्टर ए जो है दैट इज A1I प्लस B1J प्लस C1K, ए बी और सी कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो वेक्टर बी है लेट्स से वो क्या है A2I प्लस B2J प्लस C2K,
तो अगर आपको इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या करोगे, आप कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे। मतलब आपके पास a1 और a2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b1 और b2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और c1 और c2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। ये सिंपल सा तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट लेने का। अब इसी को अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स हमारे पास गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 4k और साथ आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 5k। अब i को i से मल्टीप्लाई करें, j को j से और k को k से। i को i से, ये क्या आ गया 6, j को j से तो 2 इंटू माइनस 3 क्या आएगा, ये माइनस 6 आएगा एंड 4 इंटू 5 ये क्या आएगा 20, ये कैंसिल हो गया तो 20 जूल आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा मेथड होगा अगर कभी वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो। तो रेहान अली काजमी ने सवाल पूछा कि वर्क एंड टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर बट नॉट जूल फॉर टॉर्क, व्हाई नॉट। टॉर्क के लिए जूल इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि टॉर्क एनर्जी नहीं है। जूल हम वहां पर यूज करेंगे जहां एनर्जी है। टॉर्क इज बेसिकली रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ये फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, इसलिए जूल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन देखें और साथ साथ इसको सॉल्व भी करें। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम, एक बॉडी का मैस गिवन है 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड भी यही है कि आप उसको साथ साथ पढ़ें और डाटा लिखते जाएं। इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये क्लियर हो गया, बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कितनी फोर्स है 2 न्यूटन। क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूं। अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड्स। डाटा को देखें क्या गिवन है और उसके मुताबिक देखें कि अब आपने जो वर्क को कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स तो गिवन है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए डाटा क्या है, वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, इसके अलावा टाइम गिवन है। देखिए हमने जो डाटा लिखा उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब तक मल्टीप्लाई नहीं होंगे हमारे पास वर्क कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू तो यहाँ पर है और वो कितनी है, वो 2 है, लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो बाकी डाटा है उसको देखें। बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, वी आई 0 है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे वी आई क्या है 0। अब टाइम गिवन है 10 सेकंड जिसमें वर्क कैलकुलेट करना है। अगर टाइम 10 सेकंड गिवन है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हम यूज कर लेंगे सेकंड इक्वेशन कि d इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी आई कितना है 0, टाइम कितना है 10। एक्सेलेरेशन के बारे में परेशान ना हो, एक्सेलेरेशन इजीली फाइंड हो सकती है क्योंकि हमें फोर्स भी गिवन है और मास भी गिवन है। तो फोर्स और मास को डिवाइड कर दें तो 2/5 ये आपकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 2/5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 5 तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 20 मीटर, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 जूल। तो ये क्वेश्चन आपके पास है वर्क का। तो लाजमी नहीं होता कि हमेशा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, हम मल्टीप्लाई करें और आपका वर्क कैलकुलेट हो जाए। कई दफ़ा वो किसी वेरिएबल को इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपको पहले किसी एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो आंसर होगा वो आएगा। मजीद क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं हम वर्क की टाइप्स की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क की टाइप्स की तरफ। वर्क को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक वर्क को क्लासीफाई किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल के अकॉर्डिंग और एक वर्क को क्लासीफाई किया जाता है फोर्स की मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं तो तीन हमारे पास वर्क की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव वर्क, एक हमारे पास है नेगेटिव वर्क और थर्ड हमारे पास टाइप होती है जीरो वर्क। अब पॉजिटिव
नेगेटिव और ज़ीरो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट तरह से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। अब मैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक कॉमन चीज़ ले लेता हूं और वो है मेरे पास मोशन। कि लेट्स से हमारे पास बॉडी मूव कर रही है एक डायरेक्शन में। ये जो मैंने यहाँ पर एरो मेंशन किया है, ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब अगर तो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही हो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो, तो कहा जाएगा कि वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई होती है मोशन के ऑपोजिट, जैसे हम रिटार्डिंग फोर्स की बात करें, और कौन सी फोर्स रिटार्डिंग होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी वजह से कहा जाता है कि फ्रिक्शन की वजह से होने वाला वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, जैसे वेट की बात करें कि बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही हो तो वेट डाउनवर्ड है, तो वेट उसकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अब जब ये कहा जाएगा ना कि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे मैं यहां पर अगर कहता हूं कि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास जो एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसको यूं लिखा जाएगा, एंगल विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90। और इस एंगल को जो 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर हो क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल एक्यूट है तो हमारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब इस बात को मैं अगर डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये इसका मतलब होगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग का मतलब ये भी हो सकता है कि जो उनके दरमियान एंगल हो वो 90 और 0 के इन बिटवीन हो। दूसरे केस में हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाए। और इसको एंगल की फॉर्म में जब लिखेंगे तो कहेंगे कि एंगल 90 से ग्रेटर होगा लेकिन 180 से या तो लेसर होगा या इक्वल होगा। और इस एंगल को क्या कहा जाता है? इस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। मींस हमेशा एंगल 180 नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक ऐसा एंगल बनाए जो एंगल ओवरऑल क्या हो? 90 से ग्रेटर हो और 180 के इक्वल या 180 से लेसर हो, तब वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब जीरो की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे फोर्स इज परपेंडिकुलर, या नॉर्मल भी कह सकते हैं, टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट एक्टिंग होता है और एक आइडल होता है। जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा वो एक्टिंग होगा और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो आइडल होगा। और आइडल कभी भी वर्क प्रोड्यूस नहीं करता। और यहां पर हमें क्या कहना पड़ेगा कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो ये क्या है? ये आपका राइट एंगल है। अब जो वर्क की टाइप्स हैं इनमें एक बात याद रखिएगा, जब तक हमें रेफरेंस फोर्स का ना पता हो हम ये नहीं कह सकते कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप एक बकेट को लिफ्ट करते हैं ग्राउंड से, तो बकेट को लिफ्ट करते हुए क्या वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर एक बकेट को ग्राउंड से लिफ्ट किया जाए तो क्या वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यही बात आपने समझनी है। मैं यहां पर जब तक आपको रेफरेंस फोर्स नहीं बताऊंगा आप नहीं बता सकते कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो याद रखें वर्क की टाइप्स तभी डिफाइन होती हैं जब आप फोर्स के बारे में बात करें। एग्जाम्पल अब देखें क्या है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी उसी तरह की मिलती जुलती एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप के ऊपर अगर आप एक बॉल को रखते हैं और ये बॉल रोल करके डाउनवर्ड आती है, तो अगर मैं इसके वेट की बात करता हूं तो इसका वेट कहां है? डाउनवर्ड। और ये वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जहां वो मूव कर रही है। इस केस में अगर आप इस वेट और इसकी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस एंगल को देखते हैं तो ये एंगल क्या है? ये एंगल आपका लेस देन 90 है। एंगल क्या? लेस देन 90। आप क्या कहेंगे? वर्क डन बाय द वेट इज पॉजिटिव। लेकिन इसी इंक्लाइन प्लेन में अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास
बॉडी रोल करके डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन जो रेफरेंस फोर्स है अब वो वेट नहीं है। अब जो रेफरेंस फोर्स यहां पर लग रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है, अलोंग द सरफेस होती है। अब अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल देखते हैं तो ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन यहां पर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन कह दिया जाए कि इंक्लाइन प्लेन के टॉप से बॉल रोल करके नीचे आ रही है, वर्क क्या होगा, तो आप कहोगे कि वर्क डन ड्यू टू वेट इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेगेटिव। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या इसी एग्जांपल में इंक्लाइन प्लेन में क्या कोई ऐसी फोर्स है जिसका वर्क डन जीरो है? कि अगर ये बॉल रोल करके नीचे आ रही है तो क्या कोई ऐसी फोर्स यहां पर है जिसकी वजह से वर्क डन जीरो है? यहां पर वर्क जीरो भी है और वहां यहां वर्क जीरो किस वजह से है? अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। एक बात याद रखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सरफेस के जहां बॉडी रखेंगे उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स होगी और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल यहां पर कितना है, 90। इसका मतलब अगर एंगल 90 होगा तो वर्क डन क्या है, जीरो है। तो मींस हमें इस एग्जांपल में क्या मिलता है कि हमारे पास तीनों तरह के वर्क प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव वर्क डन भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। सेम यही एग्जांपल हम बकेट की फॉर्म में भी लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि लेट से आपने एक बकेट को होल्ड किया हुआ है। अब बकेट को अगर आप होल्ड करके मूव करवाते हैं कहां पर, लेट से आप बकेट को लिफ्ट करते हैं। अब अगर आप बकेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो अगर तो रेफरेंस हमारी अप्लाइड फोर्स है तो वो हमारे आर्म के अलोंग है अपवर्ड। तो फोर्स और जो लिफ्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, हमारी फोर्स का एंगल कितना है, जीरो। हमारी फोर्स की वजह से वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। लेकिन इस बकेट का जो अपना वेट है वो कहाँ है, इसका अपना वेट डाउनवर्ड है और वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 180। इस वजह से वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, एक ही बात है। और वर्क डन बाय वेट भी उसी को कहते हैं। अब इसी एग्जांपल को मैं अगर दोबारा आपको बताऊं बकेट वाली को, कि अगर आप बकेट को लिफ्ट नहीं करते, आप बकेट को लोअर करते हैं, आपने इसको होल्ड किया हुआ है और आप बकेट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आ रहे हैं। अगर आप बकेट को लोअर कर रहे हैं तो अब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, वो डाउनवर्ड है। अब क्या होगा, अब हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स हमारे मसल्स के लॉन्ग अपवर्ड है। अब इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है, 180। वर्क डन क्या है, नेगेटिव। लेकिन बॉडी का अपना वेट कहाँ है, डाउनवर्ड। और बॉडी आ भी कहाँ रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब एंगल कितना है, अब जीरो। तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। क्या इस केस में हमारे पास बकेट के केस में वर्क डन जीरो होगा? तो उसका आंसर होगा इस केस में वर्क डन तब जीरो होगा कि अगर इसको कोई शख्स होल्ड करके चलना शुरू कर दे। कि मतलब आपने इसको होल्ड किया हुआ है, अब होल्ड करके आप इसको फॉरवर्ड मूव करवाना शुरू कर देते हैं। जब फॉरवर्ड मूव करवाना शुरू कर देंगे तो चाहे अब आपका रेफरेंस अपनी फोर्स हो जो अप्लाइड फोर्स है, और चाहे आपका रेफरेंस अब इसका अपना वेट है, दोनों के साथ बनने वाला एंगल कितना है, 90 है। इसका मतलब अब हमारी अप्लाइड फोर्स का वर्क भी जीरो होगा और विद रिस्पेक्ट टू वेट भी वर्क क्या होगा, वो जीरो होगा। तो जब तक रेफरेंस फोर्स नहीं पता हम नहीं बता सकते कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। क्या आप ये बता सकते हैं जब रोड पे एक कार मूव कर रही हो तो वहां पर वर्क कौन सा प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या सब प्रेजेंट होते हैं? लेट से कार मूव कर रही है रोड के ऊपर, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ वर्क की कौन सी टाइप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? जिसमें तीनों टाइप्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए तीनों टाइप्स कैसे हैं। जो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इसको मूव करवा रही है फॉरवर्ड, उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट से कितना है, जीरो। उसका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा बॉडी की मोशन के ऑपोजिट है, इसका एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, 180। वर्क डन क्या है, नेगेटिव। लेकिन दो फोर्सेस ऐसी हैं जिनका वर्क डन जीरो है, और वो कौन कौन सा, एक इस गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन और एक इस गाड़ी का वेट। इन दोनों का जो एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ वो कितना है, वो 90 है। इसका मतलब इन दोनों की वजह से होने वाला वर्क डन क्या है, वो जीरो है।
उम्मीद है ये चीज़ क्लियर आपको हो गई होगी कि वर्क की जब हमने टाइप्स की बात करनी है तो हमें रेफरेंस फोर्स का पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट द प्लैनेट्स रोटेटिंग अराउंड द यूनिवर्स? जो प्लैनेट्स यूनिवर्स में रोटेट कर रहे हैं, लेट्स से हम बात करते हैं किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर, अगर उसमें फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना है? 90 है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड सेंटर है तो वहां भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो जब तक प्लैनेट डिस्प्लेस नहीं करेंगे अपने रेफरेंस पॉइंट से, उनका डिस्टेंस कम नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा, हमारा वर्क डन प्रोड्यूस नहीं होता। ये उसी तरह से है जैसे कोई चार्ज आपके पास लेट्स से इलेक्ट्रॉन है और एटम भी रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां भी उसकी रेफरेंस जो पॉइंट है न्यूक्लियस, उससे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। चलिए अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने डिफरेंट टेस्ट में अटेम्प्ट भी किया होगा कि लेट्स से एक वेट लिफ्टर है और वो वेट लिफ्टर क्या करता है, वो ग्राउंड से वेट उठाता है और ग्राउंड से वेट उठाने के बाद उन वेट्स को एक हाइट पे ले जाता है और इस जगह पर वो उन वेट्स को ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखता है। अब जब उस वेट लिफ्टर ने उस वेट को एक हाइट के ऊपर, लेट्स से हाइट h, होल्ड किया हुआ है, तो यहां वर्क डन क्या होगा? एक वेट लिफ्टर ग्राउंड से वेट उठाता है और एक सर्टेन हाइट h पे जाके उसको होल्ड कर लेता है। अब वर्क डन ड्यूरिंग होल्डिंग क्या होगा? जीरो या नॉन जीरो? क्वेश्चन है कि वर्क डन ड्यूरिंग होल्डिंग, नॉट वर्क डन ड्यूरिंग लिफ्टिंग। मैं दोनों चीजों को मेंशन यहां पर कर देता हूं कि वो वर्क जो होल्ड करते हुए और वो वर्क जो लिफ्ट करते हुए, इन दोनों में फर्क है। होल्ड करने का वर्क डन मैं बता देता हूं कि होल्ड करने का वर्क डन जो है वो जीरो है, और रीजन बड़ी सिंपल सी है, जब आपने किसी चीज को होल्ड किया होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ग्रोसरी बैग को होल्ड किया हुआ है। अब बात करते हुए ग्रोसरी बैग तो मूव नहीं कर रहा, चाहे उसका फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। लेकिन जब वो लिफ्ट करेगा तो लिफ्ट करते हुए अगर फर्ज करें उसका जो वेट है ओवरऑल वो कितना है? mg, और वो mg वेट को उठाकर एक हाइट तक लेकर जाता है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा, और वो क्या होगा? mgh। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए तो ये पढ़ लीजिएगा, क्या होल्डिंग की बात हो रही है या लिफ्टिंग की बात हो रही है। तो लिफ्ट करके एक हाइट पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और अगर आप होल्ड करके रखोगे उसको तो वर्क डन क्या होगा? जीरो, इवन आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करते रहो। तो डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, तभी हमारे पास वर्क डन होगा। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे, उसके बाद फिर हम वर्क की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स, उसकी बात करेंगे। आप सब लोगों ने टग ऑफ वॉर गेम को देखा हुआ है। टग ऑफ वॉर गेम के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होती है, दरमियान में कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। एक टीम हमारे पास लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रही होती है, एक टीम राइट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रही होती है। लेट्स से ये हमारे पास इस साइड पे टीम ए है और इस साइड पे टीम बी है। अब दोनों टीम्स फोर्स अप्लाई कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये स्ट्रिंग है इसके बारे में ये कह दिया गया कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन क्या होगा? क्या वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? टग ऑफ वॉर गेम, एक टीम फोर्स अप्लाई कर रही है टुवर्ड्स राइट, टीम बी, और टीम ए फोर्स अप्लाई कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर ये स्ट्रिंग ओवरऑल इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वर्क डन क्या होगा? जी बिल्कुल, आंसर आप सब लोगों का ठीक है कि अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है इसका मतलब ये डिस्प्लेस ही नहीं कर रही। तो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट फोर्स जीरो, वो भी बात ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल इस केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अगर ये डिस्प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्क प्रोड्यूस होगा। अगर ये डिस्प्लेस करेंगे राइटवर्ड तो नेट फोर्स भी राइटवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड है, वर्क डन पॉजिटिव। और अगर ये डिस्प्लेस करेंगे लेफ्टवर्ड तो नेट फोर्स भी लेफ्टवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्टवर्ड है, वर्क डन फिर भी पॉजिटिव है। तो अगर डिस्प्लेस करेगा फिर तो वर्क डन होगा, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं हम वर्क की दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ। अब वर्क की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है? दूसरी जो वर्क की क्लासिफिकेशन की जाती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बेस पे की जाती है। ये अब जो टाइप्स ऑफ वर्क हम पढ़ेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बेस पे है। पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बेस पे है।
अब टाइप्स ऑफ वर्क डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर इसकी जो दो टाइप्स हैं, एक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नाम से जाहिर होता है कि कांस्टेंट अगर फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे, और दूसरा हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कि अगर वर्क करते हुए जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो चेंज हो रही है। अच्छा, इन दोनों की बात करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर रिवाइज आपको करवा दूं, वो ये चीज है कि जो वर्क की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। ये चीज मैं शुरू में इसको बताना चाहता था, ये मिस हो गया कि अगर हमसे कहीं पर पूछा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, तो वर्क की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी सिंपल सी है और डिफरेंट तरह से इसको लिया जाता है कि अगर हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, ये बात गौर से सुनिएगा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो तो एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में ग्राफ होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क के इक्वल आएगा। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है, किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तब भी हम वर्क कैलकुलेट एरिया से करेंगे, लेकिन तब ग्राफ एफ और डी के दरमियान नहीं होगा, तब ग्राफ एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होगा। तब भी हमारे पास उस ग्राफ का जो एरिया आएगा वो वर्क डन के इक्वल ही आएगा। इस बात को मैं रिपीट कर दूं कि इफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द ग्राफ विल बी बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है, कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो तब हमारा ग्राफ फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होगा, लेकिन तब भी एरिया वर्क के इक्वल होगा। क्या इसके अलावा भी कोई ग्राफ है जिसका एरिया वर्क के इक्वल होता है? बिल्कुल, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का एरिया फाइंड करें तो वो भी वर्क के इक्वल आएगा। तो ये चीज भी आप लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि पीवी डायग्राम कोई भी हमारे पास हो, पीवी डायग्राम आइसोबैरिक, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, तो इस ग्राफ का भी जो एरिया होता है वो वर्क के इक्वल होता है। एक स्टूडेंट ने प्रेशर और पावर और टाइम का लिखा हुआ है, बिल्कुल पावर और टाइम का अगर एरिया लेंगे हम तो तब भी वो वर्क के इक्वल आएगा या एनर्जी के इक्वल आएगा। क्लियर होगी बात? ये चीज आपके पास आगे ग्राफिकल फॉर्म में। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आगे हम डिस्कस करेंगे तो सिंपल होता है, ग्राफ गिवन होगा, आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि कई दफ़ा ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में होगा। लेट से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसमें ये वैल्यू लेट से मैं कह देता हूँ 10 है और ये वैल्यू -10 है। यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। वर्क डन क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 0। अपर हाफ में जो फोर्स है पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। लोअर हाफ के अंदर फोर्स नेगेटिव है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो जो अगर नेट वर्क कैलकुलेट यहाँ पर करना चाहें तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इस केस में वर्क डन क्या है? 0 है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव हाफ का वर्क पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव हाफ का वर्क क्या लेंगे? नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये ग्राफ आगे कंटिन्यू होता, क्या अभी भी वर्क 0 है? अगर ये ग्राफ आगे कंटिन्यू हो जाता तो क्या अभी भी वर्क 0 है? अब वर्क नॉन जीरो है। अब आप इस एरिया को फाइंड करेंगे, बाकी तो कैंसिल हो गए, लेकिन जो इस एरिया की वैल्यू होगी वो वर्क के इक्वल आएगी। चलें अब चलते हैं हम वापस जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नाम से जाहिर हो गया कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? जब फोर्स कांस्टेंट हो, और जब फोर्स कांस्टेंट हो तो हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन यूज होता है वर्क को कैलकुलेट करने के लिए वो एफ डी कॉस थीटा। ये जो फार्मूला अभी हमने आगे पढ़ा है और उसको यूज भी किया, याद रखें ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब फोर्स कांस्टेंट होती है। इसके अलावा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में ये बात याद रखिएगा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का अगर ग्राफ आइडेंटिफाई करना हो तो सिंपल होगा, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा कि ओवरऑल बॉडी पे फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट है। अब मेरा यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल है, ये जो मैंने नीचे ग्राफ ड्रॉ किया है,
क्या इस ग्राफ के अंदर वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है? पहले ग्राफ के अंदर तो अगर आप कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन है बाय कांस्टेंट फोर्स और वो किसके इक्वल है, वो इस एरिया के इक्वल है, क्या नीचे वाला ग्राफ जो है इसमें वर्क डन जीरो है या नॉन जीरो है? इनफाइनाइट इसका आंसर नहीं है। मैं आपसे स्लोप नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्क डन क्या है। अगर तो स्लोप होती फिर आप इनफाइनाइट कहते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने जीरो आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। और इसका रीजन क्या है? अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की जो ओवरऑल वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रही। फोर्स चाहे इंक्रीज कर रही है लेकिन जो बॉडी है वो डिस्प्लेस नहीं कर रही। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही होगी इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा इस केस में? जीरो होगा। तो याद रखें ये कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ नहीं है, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और इस केस में वर्क डन क्या है आपका? जीरो है। अब मेन जो चीज यहां पर डिस्कस है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। अब हमारे पास ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन वेरिएबल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कौन कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है और वो कैसे वेरिएबल है। मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कंजर्वेटिव है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो इसका वर्क डन भी बाय वेरिएबल फोर्स है। आप एक बॉडी को ग्राउंड से जब लिफ्ट करके एक हाइट पे लेकर जाते हैं, थोड़ी हाइट नहीं अगर ज़्यादा हाइट लें, तो इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड हर पॉइंट पे उस पे जो अप्लाई होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज हो रही होती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो रही है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वर्क डन बाय क्या है? वेरिएबल फोर्स। इसी तरह से अगर आप इसमें रॉकेट प्रोपल्शन की बात करते हैं कि रॉकेट अगर प्रोपेल कर रहा है स्पेस में, तो उधर भी यही होता है कि जब रॉकेट प्रोपेल करता है स्पेस में तो हर पॉइंट पे उस पे अप्लाइड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज हो रही होती है। तो हर पॉइंट पे अगर उस पे अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही होगी तो ये भी क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक और एग्जांपल देता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जांपल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। कैसे? अगर एक चार्ज है और ये उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज को उस चार्ज के टुवर्ड्स मूव करवाओ या उस चार्ज के अवे मूव करवाओ, तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन के साथ चेंज हो रही होती है। क्या चीज कैसे चेंज हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स के लॉ ओबे करती है। जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अर्थ से उतनी आपकी फोर्स कम होती जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स, आप कूलम्स लॉ की बात करो, ये भी इनवर्स के लॉ ओबे करता है। जितना चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी आपके पास फोर्स चेंज होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज हो रही है और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज हो रही है। तो अगर फोर्स चेंज हो रही है तो दैट इज वेरिएबल फोर्स, और इसकी वजह से होने वाला वर्क क्या होगा? बाय वेरिएबल फोर्स। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स या वर्क डन इन अ इलास्टिक फील्ड। अब हम इलास्टिक फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं स्प्रिंग की, और स्प्रिंग के साथ हमने एक बॉडी को अटैच किया हुआ है। अब आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जब इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच या कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स किसके इक्वल है? के एक्स के। और यहां फोर्स का एक्स के साथ जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट है। अब फोर्स का अगर एक्स के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, एक्स चाहे कंप्रेशन है चाहे एक्सपेंशन है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ फोर्स भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब जो ये वर्क का फार्मूला हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एक्स, ये एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी रीजन क्या होती है कि वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से नहीं होती, और यहां भी फोर्स क्या है? वेरिएबल। तो जितनी भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल है, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स है, और चाहे वो इलास्टिक फोर्स है, इनकी वजह से होने वाला वर्क क्या होता है? बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
मैं आपको इसको पहले ग्राफ की फॉर्म में बताता हूँ, फिर इसके फार्मूला की तरफ आता हूँ। जब हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली अब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब आपका जो ग्राफ होगा वो कर्व हो सकता है, वो इंक्लाइंड हो सकता है, जो ये शो करेगा कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये ग्राफ है और आपको पता है कि इस ग्राफ के नीचे जो ओवरऑल एरिया होगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कांस्टेंट फोर्स की, मतलब आप इसमें अगर कहेंगे कि जो प्रैक्टिकल फोर्सेस हमारे पास हैं जिनको हम फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर तो सब चेंज हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप किसी मशीन के थ्रू एक बॉडी पे कॉन्स्टेंटली एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन जितनी भी फोर्सेस ऑफ नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका वर्क डन हमेशा क्या होता है अगर बॉडी डिस्प्लेस करे, वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल तब है जब हम कोई आइडियल केस ले लें। इवन आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है लॉन मूवर का, इवन लॉन मूवर में घास काटते हुए आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, सरफेस के अकॉर्डिंगली फोर्स चेंज हो जाएगी। तो कांस्टेंट फोर्स की एग्जांपल हमारे पास आइडियल आ सकती है कोई, या फिर ऐसी किसी मशीन के थ्रू कांस्टेंटली एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस होती जाए, तब हम कहेंगे बाय कांस्टेंट फोर्स है। या एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर गाड़ी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट कर रही है, अगर गाड़ी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट करेगी, एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, तो यहां वर्क डन बाय क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स या कांस्टेंट फोर्स। चलिए वापस आए, ग्राफ अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स का होगा तो वो कर्व होगा। अब इस कर्व ग्राफ में आप सब लोग जानते हैं कि टोटल एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, पूरे ग्राफ को पैचेस में डिवाइड किया जाता है और कंडीशन क्या होती है कि पैच इतना स्मॉल होना चाहिए कि उस ड्यूरेशन में आपके पास जो फोर्स हो वो कांस्टेंट हो, ताकि एक यूनिफॉर्म शेप बन सके। और जब यूनिफॉर्म शेप बनेगी तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। अब जिस तरह से आपने इस शेडेड एरिया का वर्क फाइंड किया और टोटल वर्क डन कैलकुलेट हुआ, इसी बेस पर इसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखा जाता है और वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई कॉज थीटा आई, आई स्टार फ्रॉम 1 अप टू n। और इसका मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो ओवरऑल आपका पाथ होता है उस पाथ को आप n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। और पैच, फिर मैं वो ये कहूंगा कि पैच इतना स्मॉल होगा कि उस पैच में आपकी फोर्स की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। इसकी रीजन क्या होती है, पैच में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट इसलिए ली जाती है ताकि आप उस पैच के ऊपर कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर सको, और फिर जब हर पैच का वर्क सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो उन तमाम पैचेस के वर्क का सम टोटल वर्क डन के इक्वल आएगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड करने का कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है, आपको ओवरऑल अपने पाथ को डिवाइड करना पड़ता है और डिवाइड करने के बाद तमाम पैचेस का वर्क कैलकुलेट करना है, और पैच इतना स्मॉल हो कि फोर्स कांस्टेंट हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर जो एक बात की थी उसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको याद रहे। याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, क्योंकि ये भी आपकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है। आपको याद है कि जब आपके पास एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो चार्ज उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करता जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो। कि कोई भी चार्ज है, मैं इसको जल्दी से अगर करूं, ये चार्ज आया, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग नहीं होती। इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है, और इसकी वजह से भी होने वाला जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। इस वजह से इसको कंजर्वेटिव नहीं लिया जाता। चलें अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वर्क की टाइप्स हमने डिस्कस कर ली और ये लास्ट पॉइंट ये होगा वर्क के हवाले से आज का, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम दो तरह की फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं, इसको फील्ड्स का नाम भी दिया जा सकता है और फील्ड्स के अलावा आप इसको फोर्स का नाम भी दे सकते हो। मैं इसको फोर्स के अकॉर्डिंग कह देता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी आपके वर्क के टॉपिक से रिलेटेड है। जैनब शायद वेट करें, उसी की बात हम कर रहे हैं। फातिमा इमरान डिफ्लेक्टिंग फोर्स वाला रिपीट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जो बॉडी के
पाथ को चेंज कर दे, स्ट्रेट पाथ टू कर्व पाथ। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो तो बॉडी का पाथ सर्कुलर हो जाता है। इसी तरह जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी उसके पाथ को सर्कुलर में कन्वर्ट कर देती है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इस वजह से इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। आप जिस फोर्स की बात करते हो ना, जिसकी वजह से वर्क डन होता है, उसको आप गौर से देखिएगा, उसमें जिस डायरेक्शन में हमारी फील्ड होती है उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होती है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अप्लाई नहीं होती, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अप्लाई होती है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखें, आपकी मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है या ऑपोजिट होती है। तो बड़ा स्पेसिफिक डिफरेंस होता है कि जो वर्क प्रोड्यूस करती हैं फोर्सेस और जो नहीं करती। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहा जाता है जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हम जो मर्जी पाथ फॉलो कर लें, हमारा वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन को यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि लेट्स से इस हाइट से एक बॉडी को हम ग्राउंड पे लेकर आते हैं। एक बॉडी को हाइट से ग्राउंड पे लेकर आते हैं। अब चाहे बॉडी को इस पाथ के थ्रू लेकर आया जाए, ये पाथ मैं ए कह देता हूं, और चाहे बॉडी को इस कर्व पाथ के थ्रू नीचे लेकर आया जाए, इस पाथ को मैं नाम दे देता हूं पाथ नंबर बी, और चाहे ये बॉडी डायरेक्ट डाउनवर्ड आ जाए। अब डायरेक्ट आए, चाहे पाथ ए, चाहे पाथ बी या पाथ सी, तीनों केसेस में अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स बात कर रहा हूं, वेट, तो तीनों केसेस में वर्क डन सेम होगा। और क्यों तीनों केसेस में वर्क डन सेम होगा, क्योंकि तीनों केसेस में जो उसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट है, कि वो पॉइंट टॉप से ग्राउंड पे आया। इन तीनों केसेस में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो mgh के इक्वल आएगा। ये चीज आप एक और तरह से भी करते हो, जो आपकी बुक में समझाया जाता है कि हमारे पास अगर एक बॉडी को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर लेकर जाना है, चाहे ये पाथ है, चाहे ये पाथ हमारे पास नंबर 1 है, चाहे पाथ नंबर 2 है, और चाहे पाथ नंबर 3 है, तीनों केसेस में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। और रीजन यहां भी वही है कि जब आप एक बॉडी जिसका मैस लेट से मैं कह देता हूं कितना है, m है, और उसका वेट कितना है, mg, और ये जो ओवरऑल हाइट आपके पास है ये कितनी है, h है, तो चाहे जो मर्जी पाथ आप अडॉप्ट कर लें, तीनों केसेस में यहाँ जो वर्क डन होगा, ये आप कैलकुलेट भी करते हैं, ये -mgh के इक्वल आता है। चाहे आपका पाथ नंबर 1 हो तब भी -mgh, 2 हो, 3 हो। तो जितनी भी कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं, उन कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर आपका जो वर्क डन होता है वेरिएबल होता है, और कंजर्वेटिव जो फील्ड होगी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल से फाइनल जो गए हो वो क्या है। इस बात को आपने समझना है कि हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पाथ में फ्रिक्शन को ले लें, एक में हम वेट को ले लें और एक में अप्लाइड फोर्स को ले लें। अगर तीन पाथ को कंपेयर करना है तो तीनों में जो रेफरेंस फोर्स होगी वो सेम होगी। माइनस इस वजह से आता है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, एंगल 180 है, इस वजह से यहां पर माइनस साइन आ रहा होता है। तो प्रैक्टिकली भी सेम रिजल्ट आता है, प्रैक्टिकली डिफरेंट रिजल्ट नहीं आता। यह हमें लगता है कि शायद डिफरेंट हो। अगर एक ही फोर्स की बात होगी तो वर्क डन क्या होगा, वो सेम होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो क्लोज पाथ लेंगे, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब ये जीरो के इक्वल तभी आएगा कि जब आने और जाने में हमारा वर्क डन जो होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर एक बकेट को हम लिफ्ट करके लेकर जाते हैं टॉप पर, वेट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, नेगेटिव, उस बकेट को वापस नीचे ले आए, वेट भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, अब वर्क क्या है, पॉजिटिव। अगर नेट वर्क डन कैलकुलेट करने को कहा जाए तो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये जो एग्जांपल आपके पास थी, इस एग्जांपल में भी ऐसा ही है कि अगर ये बॉल को मैं नीचे ले आता हूं और इस बॉल को फिर दोबारा ऊपर ले जाता हूं, हमारा नेट वर्क डन क्या होगा, वो जीरो होगा। इस केस में भी इवन अगर बॉडी को हम यहां से ए से लेकर जाते हैं सी, सी से बी, बी से डी और दोबारा ए पर,
तो ओवरऑल अगर आप वर्क कैलकुलेट करो और ये बुक में पूरी डेरिवेशन हुई भी है तो वर्क क्या आता है, वो जीरो के इक्वल आता है। रीजन पता है आपको कि ए टू सी वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, यहाँ वर्क जीरो है। सी टू बी वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वर्क माइनस एम जी एच के इक्वल है। यहाँ भी वर्क डन जीरो है और यहाँ बॉडी डाउनवर्ड आती है, पॉजिटिव है। अब इन चारों को जब ऐड करोगे तो इस केस में जो नेट वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा। अब ये दो कंजर्वेटिव की एग्जांपल, दो हमारे पास कंडीशंस हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी है, ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। हमारे पास तीन फोर्सेस हैं और ये तीनों फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव है। और तीसरी जो फोर्स है वो इलास्टिक फोर्स है। एक स्प्रिंग को कंप्रेस करें, अगर उतना ही स्ट्रेच करें, हमारे पास नेट वर्क डन क्या आएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैसेस जो साइक्लिक प्रोसेस होती हैं और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन आपका जीरो नहीं होता। अगर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो तो इंजन काम कैसे करे। आप कहते हो कि कार्नेट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, वो भी तो साइक्लिक प्रोसेस है। अगर आप उसमें कहते हो कि साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन जीरो है, तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे हुई, एफिशिएंसी तो वर्क ओवर हीट है। तो गैसेस में याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो नहीं होता। अगर वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो तो फिर हर इंजन की एफिशिएंसी जीरो हो, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। और आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका वर्क है, इनपुट क्या है, हीट। तो क्या साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो होगा, अगर वर्क जीरो तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो कभी ये नहीं कहना थर्मोडायनेमिक्स में कि गैसेस के केस में साइक्लिक प्रोसेस का वर्क जीरो होता है। गैसेस में साइक्लिक और क्लोज पाथ एक ही चीज है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात याद रखें। लेकिन वर्क डन जीरो के इक्वल नहीं होता। आइजा मैग्नेटिक फोर्स मैं ऊपर बता चुका हूं 2 दफा कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह से वर्क डन ही नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स उसको लेंगे जिसकी वजह से वर्क डन हो। मेरा ख्याल है आपने इस चीज को मिस किया, ऊपर मैं ये बात कर चुका हूं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब आ जाए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये दोनों कंडीशंस ऑपोजिट लिखी जाएंगी। बिल्कुल ज़्यादा शायद इंटरनल एनर्जी आपकी कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि वो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये मेंशन भी है आपकी बुक में। इसमें हम क्या कहेंगे कि वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब पाथ चेंज होगा, ऑटोमेटिकली वर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और दूसरी चीज हम यहां पर कहते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉन जीरो। अब जो ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि फ्रिक्शन को हम नॉन कंजर्वेटिव क्यों लेते हैं। क्या हर सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन एक जैसी होती है, इसका आंसर होगा नो। हर सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपकी सरफेसेस के ऊपर। इसका मतलब हम पाथ चेंज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जब चेंज हो जाएगी तो वर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एक रफ रोड के ऊपर और एक स्मूथ रोड के ऊपर, दोनों के ऊपर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स सेम नहीं होती। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ। और अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो जाते वक्त वर्क कुछ और, आते वक्त वर्क कुछ और, तो कैसे वर्क डन जीरो होगा। तो मींस नॉन कंजर्वेटिव में हमारा जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड भी करेगा और वो क्लोज पाथ में जीरो भी नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी देता हूं। आप जब चैप्टर नंबर 3 में रॉकेट प्रोपल्शन को पढ़ते हैं, क्या रॉकेट प्रोपल्शन को स्पेस से बाहर जाने में और वापस स्पेस में आने में वर्क इक्वल लगता है। एक रॉकेट है, उसने प्रोपेल करना है और स्पेस में जाना है और वापस आना है, क्या दोनों केसेस में वर्क सेम होता है? इसका आंसर होगा नो। रीजन, जब वो जा रहा होता है तो उसको अपना फ्यूल बर्न करना पड़ता है, वो अगेंस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करके जा रहा होता है। लेकिन जब वापस एंटर होगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तभी तो आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट का जो नोज कोन है वो रेड हॉट क्यों हो जाता है। तो उसके
रेड हॉट होने की रीज़न ही ये है कि जब वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स उसको हीट अप कर देती है और कई दफ़ा रॉकेट्स एयर में ही बर्न हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि अगर जाने का और आने का वर्क डिफरेंट है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स जो होती है प्रोपल्शन की रॉकेट की उसको क्या लिया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव लिया जाता है। तो जितनी भी एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव की हैं उन तमाम एग्जांपल्स में हमें ये पता चलता है कि वर्क पाथ पे या मीडियम पे डिपेंड करता है। तो एग्जांपल्स अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव की लिखना चाहूँ जो बुक में है उनको याद रखें। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन की एग्जांपल ली कि रॉकेट जो प्रोपल्शन फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव है। इसी तरह से मोटर प्रोपल्शन, ये भी ऑब्वियसली बात है, अगर मोटर एक वेट को लिफ्ट करके ऊपर लेकर आ रही है या उसको नीचे लेकर आ रही है उसकी फोर्स इक्वल अप्लाई नहीं होगी क्योंकि नीचे आते हुए वेट का एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। इसके अलावा टेंशन, टेंशन चेंज हो जाती है। अगर आपको याद हो हमने जब बात की थी टॉर्क और इक्विलिब्रियम की तो वहां पर हमने एक पिक्चर की एग्जांपल ली थी कि डिफरेंट एंगल के ऊपर अगर स्ट्रिंग को सस्पेंड किया जाए तो टेंशन चेंज हो जाती है। तो टेंशन अगर चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। ड्रैग फोर्स, बिल्कुल ड्रैग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की बात करें एक ही बात है क्योंकि ड्रैग फोर्स मीडियम में है तो ये भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव का और नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस था। नॉर्मल फोर्स के बारे में क्यों कहा जाता है कि नॉर्मल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है? जी अब्दुल्ला, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होती है। नॉर्मल फोर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अगर हमारे पास एक बॉडी यहाँ पर है एक प्लेन सरफेस के ऊपर, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बॉडी के वेट के इक्वल है। जब इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी चली जाती है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो वेट के इक्वल नहीं रहती। तो वहां पर हम वेट को रिजॉल्व करते हैं और वेट के जिस कंपोनेंट के नॉर्मल रिएक्शन आता है वो mg cos थीटा आता है। इसका मतलब पाथ चेंज करने से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो वर्क डन होगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन वो चेंज हो जाएगा। कश्यप, बिल्कुल जो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी या ओवरऑल टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। चलें अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वो लास्ट पॉइंट जो एक क्वेश्चन पूछा था आप में से उसको करेंगे। एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था कि वर्क 70% कब होता है, 80% कब होता है। देखिए वर्क का फार्मूला अगर मैं लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वो है एफ डी कॉस थीटा। अब यहां पर जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है वो कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हमसे पूछा जाए कि किस एंगल के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम होता है और साथ साथ याद रखिएगा वर्क डन मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव होता है, दोनों चीजें। हमारे पास नेक्स्ट एंगल आ जाता है 0 के बाद 30 डिग्री। जब हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि कॉस जो 30 होता है वो √3/2 होता है और √3/2 होता है 0.866। तो यहां जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो √3/2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये होगा 0.866 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप परसेंटेज के अंदर 86.6% भी लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू का। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है 45 डिग्री। जब एंगल 45 होगा तो cos 45 और sin 45 1/√2 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि एफ डी आएगा और 1/√2 क्या होता है, ये 0.707 टाइम्स होता है। तो इसकी परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70.7% आएगा मैक्सिमम वैल्यू के। तो ये बात पूछी थी स्टूडेंट ने कि कब 70% होगा। इसके बाद अगर आपके पास एंगल आ जाएगा 60 डिग्री तो cos 60 होता है 1/2। अगर कभी पूछा जाए कि वर्क मैक्सिमम का हाफ कब होता है तो वो 60 डिग्री पे होता है और हाफ का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 को क्या कहेंगे,
50%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद एंगल आ गया 90, cos 90 जीरो होता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री पे वर्क मिनिमम होगा और जीरो होगा। और लास्ट कि हमारे पास अगर एंगल 180 हो तो वर्क डन मैक्सिमम जीरो जीरो पे नहीं होता, 180 पर भी होता है। जीरो पर मैक्सिमम और पॉजिटिव होता है और 180 पर मैक्सिमम और नेगेटिव होता है। पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन था कि वर्क डन जीरो के हवाले से और ऑप्शंस के अंदर 90 नहीं था और ऑप्शन में क्या था 270। तो याद रखिएगा 90 के अलावा अगर 270 लिखा हो तो एक ही बात है, क्योंकि cos 90 भी जीरो होता है और cos 270 भी जीरो होता है। इसी तरह 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बात है, cos 0 भी 1 होता है और cos 360 भी 1 होता है। अब लास्ट पॉइंट आज का जो टॉर्क के हवाले से था,